गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये है वेद गौड़ा स्मार्ट लर्निंग ऐप और मैं रजनीश ओझा आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, ये सीबीएसई टर्म 2 रिवीजन सीरीज़ के वीडियोस हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th के लिए साइंस, और मैं आपकी मदद कर रहा हूं फिजिक्स में, है ना। आज हमारा चैप्टर क्या है, आज हमारा इशू क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके पिछले क्लासेस में आपने मैग्नेटिज्म चैप्टर से या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर से आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर के स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह के बारे में। वहाँ से मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिया था जो ज़रूर आपने प्रैक्टिस किया होगा। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, और इसकी चर्चा मैं शुरू करूंगा माइकल फैराडे के एक एक्सपेरिमेंट से, है ना। फैराडे का एक्सपेरिमेंट ये क्या है, उन्होंने एक कॉइल लिया, है ना, और इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेट को मूव करवाया। सबसे पहले उन्होंने ही दिखाया कि हम बिना किसी बैटरी के या बिना सेल के भी हम पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस कर सकते हैं, और बिना किसी सेल के भी करंट का फ्लो पॉसिबल है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक कॉइल लिया और इस कॉइल को कनेक्ट किया एक गैल्वेनोमीटर से, है ना। गैल्वेनोमीटर आप जानते होंगे कि ये क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, करंट डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आम मीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस क्या है कि ये केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, है ना। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या है, ये किसी भी डायरेक्शन में करंट को सेंस कर सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक कॉइल को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, और एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास रखते हुए और इसकी ओर ले गए ऐसे। जब ये इसकी ओर ले गए तो इन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर का जो ये नीडल है वो इधर लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो गया। इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये किधर डिफ्लेक्ट होगा, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो हो जाएगा इस कॉइल में। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि मोशन को चेंज कर दिया, अपोजिट दूसरे डायरेक्शन में लेकर के वो गए अपने बार मैग्नेट को। तो उन्होंने क्या देखा कि करंट का डायरेक्शन भी कॉइल में चेंज हो गया, और ये कॉइल जो है ये अब दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से शो किया कि अगर किसी भी कॉइल या कंडक्टर या लूप, कंडक्टिंग लूप के पास अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, इस मैग्नेट के मूव करने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो फिर इस कॉइल में एक करंट फ्लो होगा, इस कॉइल में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा उनका एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने कॉइल के अंदर एक मैग्नेट को मूव करवाया, कॉइल के पास एक मैग्नेट को मूव करवाया, और गैल्वेनोमीटर लगा करके उन्होंने ये दिखाया कि मैग्नेट के मूव करने से कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो रहा है, और इसी फिनोमेनन का नाम दिया गया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब आप बड़े आराम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? The phenomenon in which when magnetic field changes around a conducting loop, conducting coil और conducting wire, जो भी बोलें, है ना, magnetic field changes around a or near a conducting coil or loop, a current is induced in it, a current is induced in it, या कहीं कहीं आपको एक टर्म लिखा मिलेगा and EMF is induced in it। अब क्वेश्चन है कि ये EMF क्या है। स्टूडेंट 10th क्लास में EMF के बारे में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। लेकिन एट दिस स्टेज आप बोल सकते हैं कि EMF का मतलब PD ही हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ही हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम EMF बोलते हैं। एट दिस स्टेज आप इस चीज को मान सकते हैं। फिर से आते हैं अपने डेफिनेशन वाले पार्ट पे। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस अराउंड अ करंट अराउंड अ लूप
or around a coil, then an EMF is induced in it. Then an EMF is induced in it, and due to this EMF, a current flows through the conductor. ठीक है? This phenomenon is known as electromagnetic induction. This EMF is known as induced EMF, and this current is known as induced current. Once more, क्या करना है? एक करंट कैरिंग लूप या सिंपल लूप, करंट कैरिंग नहीं, एक लूप के पास हमको मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है. हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर सकते हैं? हम किसी लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर सकते हैं. लूप को ही मूव किया हमने, या फिर हम किसी मैग्नेट को ही लूप के पास मूव करें. दोनों चीजें हो सकती है ना. या तो आप मैग्नेट को मूव करें या आप अपने लूप को ही मूव करें. क्लियर? दोनों तरीके से आप लूप्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं. ठीक है? जैसे ही आप लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, तुरंत इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो ईएमएफ क्या होगा कि उस ईएमएफ की वजह से एक करंट फ्लो होगा, जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट. है ना? अगर आप डेफिनेशन, हालांकि हमारे जो भी डेफिनेशंस, नोट्स, पॉइंट्स है ना, वो सारे आपको हमारे ऐप पे मिल सकते हैं. वहां से आप जाके हमारे शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में. है ना? तो मैं लिख देता हूं, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लूप, कंडक्टर भी आप लिख सकते हैं, लूप भी लिख सकते हैं, कॉयल भी लिख सकते हैं. नियर अ कॉयल changes, then what happens? An EMF is induced in it. An EMF is induced in it, thus a current flows through the loop. Clear है? A current flows through the loop. Now this phenomenon is known as what? This phenomenon is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मैं शॉर्ट में काम चला रहा हूं, EMI लिख दे रहा हूं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना. दिस EMI में दिस क्या करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट, और जो EMF प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF. EMF स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और आप एट दिस स्टेज EMF को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं. आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि अब पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द लूप. है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप अच्छे तरह से समझ गए कि जब भी किसी कंडक्टर को हम किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी कंडक्टर को या लूप को, तो उससे करंट फ्लो होता है. क्लियर? अब ये करंट जो फ्लो होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहले हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, मैं पूरा मैग्नीट्यूड ही लिख देता हूं. मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट. जो इंड्यूस्ड करंट है उसके मैग्नीट्यूड पे किन किन चीजों का असर होगा, या वो उसका मैग्नीट्यूड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहले हम इंड्यूस्ड करंट के मैग्नीट्यूड की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके डायरेक्शन की चर्चा कर लेंगे. ठीक है? तो ये पहली चीज जिस पे ये डिपेंड करता है वो है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड, लूप के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जितना ही स्ट्रांग होगा या उसमें चेंज जितना ही सिग्निफिकेंट होगा, ज्यादा होगा, करंट उतना ही ज्यादा इंड्यूस होगा. ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है. क्लियर? जितना स्ट्रांग होगा करंट उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड होगा. दूसरा,
वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। किस चीज के? वेलोसिटी के पे। ऐसा हम मानते हैं कि हम कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने लूप को मूव करवा रहे हैं। तो लूप जितने तेजी से मूव करेगा ना, जितना फास्ट मूव करेगा लूप, उसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ व्हाट? कंडक्टर। हमारे कंडक्टर की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसमें उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, या उसमें उतना ही ज्यादा अमाउंट का ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, पहले चीज पे डिपेंड किया वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे जिस चीज पे डिपेंड किया वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। और तीसरे जिस चीज पे डिपेंड किया वो है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ लूप, है ना, पूरा लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और लूप के वेलोसिटी के बीच का जो डायरेक्शन होगा ना, एंगल होगा ना, उस एंगल पे भी डिपेंड करेगा। ये एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो करंट सबसे ज़्यादा इंड्यूस होगा, मैक्सिमम। एट दैट टाइम करंट विल बी व्हाट? मैक्सिमम। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, दोनों क्या हो जाएं? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। कौन? वेलोसिटी भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, है ना। इस केस में क्या होगा? जीरो। इस केस में कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा? जीरो। समझ रहे हैं ना? सॉरी, फील्ड नहीं, कितना करंट प्रोड्यूस होगा? जीरो करंट प्रोड्यूस होगा। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो फिर मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा क्या? करंट। ठीक है, और अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो जीरो प्रोड्यूस होगा करंट, कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। मतलब करंट एंगल बढ़ने के साथ क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वो सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने अफेक्ट किया इंड्यूस्ड करंट के मैग्नीट्यूड को, या ये वो फैक्टर्स थे जिन पे इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर एंड एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द लूप या कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन की। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना। उधर आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ा था, अभी हम देखेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। पहले इस चीज को समझ लेते हैं। यहां मैंने एक पिक्चर लगाया हुआ है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का। हम राइट हैंड से समझेंगे। ठीक है, ये हाथ ऐसे मेरी तरफ है, इधर है ना, ऐसे नहीं है, इधर है। तो अगर इसमें तीन चीजों के डायरेक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, पहले तो अपने पहले तीनों फिंगर्स को, द थंब, द फर्स्ट फिंगर एंड द सेकेंड फिंगर, ठीक है, को हम ऐसे रखते हैं, ऐसे अपने हाथ को स्ट्रेच करते हैं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। थंब परपेंडिकुलर है फोर फिंगर के, मिडिल फिंगर भी परपेंडिकुलर है फोर फिंगर के, और थंब मिडिल फिंगर के भी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब हम क्या करेंगे कि अपने फोर फिंगर को लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। फोर फिंगर को ऐसे अलाइन करेंगे कि वो किधर की ओर पॉइंट करे? मैग्नेटिक फील्ड की ओर पॉइंट करे। और हम अपने थंब को लगाएंगे कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में या लूप के मोशन के डायरेक्शन में। क्लियर? हम अपने मैग्नेटिक फील्ड को लगाएंगे किधर? सॉरी, फोर फिंगर को लगाएंगे किधर? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और अपने थंब को लगाएंगे किधर? मोशन के डायरेक्शन में। तो हमारा जो ये सेकंड फिंगर है ना, इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा कंडक्टर में। क्लियर? करंट का डायरेक्शन क्या होगा? हमारे सेकंड फिंगर का डायरेक्शन। फिर से एक बार, थंब किस चीज का डायरेक्शन शो करता है? मोशन का। हमारा फर्स्ट फिंगर किस चीज का डायरेक्शन शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड का। हमारा सेकेंड फिंगर किस चीज का डायरेक्शन शो करता है? इंड्यूस्ड करंट का। ठीक है, इसी को हम लैंग्वेज में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? इफ वी स्ट्रेच
our right hand in such a way that first 3 fingers are mutually perpendicular, are क्या, म्यूचुअली एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, एंड थंब represents द डायरेक्शन ऑफ, जो हमने अभी देखा बस उसी को लिख दे रहे हैं। थंब किस चीज का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किस चीज का मोशन? मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन ऑफ द कंडक्टर। 4 फिंगर, पहला फिंगर हमारा represents the direction of magnetic field, then the middle finger, कौन सा? बीच वाला, the middle finger represents the direction of induced current। तो यहां से हमको क्या मिलता है? इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से क्या मिलता है, तो हम कहेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से किसी भी लूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इंड्यूस्ड जो करंट होती है उसका डायरेक्शन मिलता है। वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन एनी लूप ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय व्हाट? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है। अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि थंब क्या शो करता है, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आप कहेंगे थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है, या 4 फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आपसे कोई पूछ सकता है कि मिडिल फिंगर क्या देता है, तो मिडिल फिंगर देता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट्स। आई होप कि आप बातें बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। चलिए तो हम इसको आगे की ओर ले जाते हैं और इसके बाद हम जरा सा कुछ चीज़ों की चर्चा कर लेंगे। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है AC/DC, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ये क्या चीज़ें होती हैं, इसके लिए मैं आपको पहले लेके चलता हूं फराडे के इस एक्सपेरिमेंट पे। एकदम पहली चीज़ जो आज हमने देखी थी, ये फराडे का एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने क्या देखा था कि जब हम अपने मैग्नेट को अंदर की ओर मूव करवा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम करंट अपने मैग्नेट को बाहर की ओर फ्लो मूव करवा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जा रहा है। अगर एक मैं सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप इस मैग्नेट को पूरा बाहर नहीं निकाल लें या पूरा अंदर नहीं कर दें, आप यहीं पे अगर आगे पीछे स्लाइड करें, है ना, आप मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, आगे पीछे स्लाइड कर रहे हैं, क्या होगा? होगा ये कि करंट का डायरेक्शन बार बार रिवर्स होगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? बार बार रिवर्स होगा। आप जब पीछे की ओर खींचेंगे तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, जब आप मैग्नेट को आगे की ओर ले जाएंगे करंट का डायरेक्शन इधर होगा। और ऐसे ही करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। द टाइप ऑफ करंट इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट चेंजेस ओवर टाइम। मैग्नीट्यूड नहीं मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर करता है, बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस periodically. The direction of the current changes periodically, then the current is known as alternating current. ठीक है, क्या होता है? क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द
करंट गेट रिवर्स्ड या रिवर्स पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मीन्स एक फिक्स्ड टाइम के बाद करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। पहले अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो अब इस डायरेक्शन में, और ऐसा होता है कि फिक्स पीरियड के बाद, है ना। तो इसको हम बोलते हैं एसी अल्टरनेटिंग करंट। नाम से ही आप पकड़ सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या अल्टरनेटिंग कब होगा? जब डायरेक्शन ऑफ द करंट गेट रिवर्स्ड पीरियोडिकली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। डायरेक्शन जो है करंट का वो रिवर्स हो जाता है। एक मैं आपको यहां जानकारी दे दूं कि हमारी जो डोमेस्टिक करंट होती है ना, जो हमारे घर में आती है, वो एसी ही होती है। आप पूछेंगे सर बताइए फिर इसका पीरियड क्या होता है? यहां मैं पीरियड नहीं यूज करूंगा, यहां मैं एक टर्म यूज करूंगा फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ये केवल एसी की होती है, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता। केवल एसी के साथ हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में करंट जितनी बार रिवर्स हो जाए, एक सेकंड के अंदर करंट जितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, वही होती है एसी की फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर एक सेकंड में करंट 20 बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे 20 हर्ट्ज, है ना। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, ठीक है। हम कहेंगे 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर करंट 50 बार डायरेक्शन चेंज करता है एक सेकंड में अपना, तो हम कहेंगे कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और हमारा जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की। क्लियर? अब आप अगर 9th क्लास का वेव याद करें तो आप बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ एक और टर्म हम लोग वहां पढ़े थे, वो क्या है? टाइम पीरियड। सॉरी, थोड़ा सा फंबल मार दिया मैंने, है ना। फ्रीक्वेंसी के साथ एक और टर्म हम लोग पढ़े थे, वो क्या है? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है? वो फिक्स टाइम इंटरवल जितने में करंट ने अपना एक बार डायरेक्शन चेंज कर लिया। क्लियर? एक टाइम इंटरवल जिसके बाद करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया एक बार, वो है टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितने बार करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, वो है फ्रीक्वेंसी। दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट की कितनी होती है, आप कहेंगे 50 हर्ट्ज। अगर हम कहें कि टाइम पीरियड क्या हुआ, तो आप तुरंत इसका उल्टा कर देंगे, 1/50 सेकेंड्स। टाइम पीरियड क्या होगा? 1/50 सेकेंड्स। सो सिंपल। आप समझ गए एसी के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। मैग्नीट्यूड के बारे में, मैग्नीट्यूड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मे चेंज और मे नॉट चेंज, बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस पीरियोडिकली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, देन सच करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। एक एसी सोर्स को डायग्राम में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए, डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंजेस, रिमेन्स सेम, देन इट इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्शन अगर नहीं चेंज होता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? DC। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ द करंट changes then AC and direction of the current does not changes then DC। ठीक है, ये सारी चीजें हम समझ गए। डोमेस्टिक सर्किट्स की चर्चा हम बाद में करेंगे और डिटेल्स वे में करेंगे कि डोमेस्टिक सर्किट्स क्या हैं, कितने तरह के वायर होते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे वायर्स का जाल बिछा हुआ होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरह के वायर्स होते हैं, लाइव वायर क्या है, न्यूट्रल वायर क्या है। इन सब की चर्चा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूं। वो क्वेश्चन क्या है कि फैराडेज एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कीजिए विद द डायग्राम। Explain Faraday's experiment with a diagram।
और स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो तुरंत इसको अटेम्प्ट करेंगे और अटेम्प्ट करके कमेंट में डालेंगे। साथ ही साथ आप नोट्स वगैरह के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर पे जाके, और हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करते रहेंगे, है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।